हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ मीडिया एंड हार्मोन रिक्वायरमेंट इसके बारे में। तो कंपोजिशन ऑफ मीडिया एंड हार्मोन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? जो हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान, उन मीडियम में अलग अलग न्यूट्रिएंट का क्या कंपोजिशन होता है एंड कौन कौन से हार्मोन उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस पूरे टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग प्लांट टिश्यू कल्चर का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो जो न्यूट्रिएंट मीडियम हम लोग यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान, तो उस न्यूट्रिएंट मीडियम में कौन-कौन से न्यूट्रिएंट के कंपोजिशन होते हैं या कौन-कौन से हार्मोन रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। प्लांट से एक्सप्लांट लेने के बाद उनका ग्रोथ कराने के लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए मीडिया का यूज किया जाता है जिससे प्लांट ग्रो करने लगता है। किसी भी प्लांट से अगर हम लोग एक्स प्लांट लिए, किसी एक टुकड़े को लिए प्लांट का, तो उसको ग्रोथ करा करके नया प्लांट बनाने के लिए हम लोग किसमें ग्रोथ कराएँगे? सॉइल में लगा देंगे क्या? मिट्टी में लगा देंगे? नहीं, इसको किसी एक न्यूट्रिएंट मीडियम में लगाते हैं, पोषक माध्यम में लगाते हैं। तो जो पोषक माध्यम है, उस पोषक माध्यम के क्या-क्या कंपोज़िशन होते हैं आखिर? इस पोषक माध्यम में क्या-क्या ऐसा डाला जाता है कि ये प्लांट को न्यूट्रिशन देता है? उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। पर न्यूट्रिएंट मीडियम में कौन-कौन से न्यूट्रिएंट के कंपोजिशन होते हैं, उसे देखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट मीडियम को देख लेते हैं कि कितने तरह के न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं। इनमें भी मुख्य-मुख्य को हम लोग देखेंगे। जैसे एक है एमएस मीडियम, जिसको मुरासिग स्कुग मीडियम कहते हैं, और ये सबसे फेमस है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी का यूज़ हम लोग ज़्यादातर करते हैं। 1962 में मुरासिग और स्कुग ने इसको दिया था। दूसरा है बी5 मीडिया, गैम्बर्ग मीडिया भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसको गैम्बर्ग ने दिया था। एमएम मीडिया, मुरलीधर एंड मेघा व्हाइट मीडिया, इसको मुरलीधर और मेघा ने डेवलप किया था, इसलिए इसको मुरलीधर मेघा व्हाइट मीडिया कहते हैं। निश्च एंड निश्च मीडिया भी कहते हैं इसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मीडियम के टाइप्स हैं जिसको आप याद रखिएगा। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एमएस मीडियम, मुरासिग स्कुग मीडियम। इसको विशेष रूप से आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट के कैसे-कैसे कंपोजिशन होते हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया में न्यूट्रिशन के क्या-क्या कंपोजिशन होते हैं या हार्मोन के क्या-क्या कंपोजिशन होते हैं। तो न्यूट्रिएंट मीडियम जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं किसी भी जगह पर, उसमें अलग-अलग तरह के कंपोनेंट को डाला जाता है। जैसे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, हार्मोन्स, ऐसे अलग-अलग। तो एक-एक करके इनको देखते जाते हैं कि क्या-क्या इनमें हम लोग ऐड करते हैं, इसके कंपोजिशन क्या-क्या होते हैं। पहला है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्लांट से इसमें इनऑर्गेनिक पदार्थों को मिनरल्स के जैसे यूज किया जाता है और न्यूट्रिएंट मीडियम में यूज किया जाता है। मतलब प्लांट के द्वारा जो इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, उनको मिनरल्स के फॉर्म में लिया जाता है और उसको अपने में यूज किया जाता है। तो हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी रखेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी 2 तरह के होते हैं। एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जिनकी आवश्यकता कम होती है और मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जिनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं। पहला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी मात्रा बहुत कम होती है, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब जिनकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में होती है, वैसे न्यूट्रिएंट को हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कहेंगे। कौन-कौन से हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? एक है आयरन। आयरन बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, क्योंकि आयरन कुछ एंजाइम के कोफैक्टर होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं। आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पर आवश्यकता होती है, क्योंकि आयरन जो होता है ये बहुत सारे एंजाइम के कोफैक्टर होते हैं, सहयोगी होते हैं। साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना हो तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भाग लेते हैं। देखिए, कॉपर भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भाग लेते हैं। हालाँकि कम मात्रा में आवश्यक हैं, पर आवश्यक हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिंक।
एंटीऑक्सीडेंट होता है एवं क्लोरोफिल के बायोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट होता है। जिंक जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडेंट पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और क्लोरोफिल के बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। मतलब क्लोरोफिल बनने में हेल्प करते हैं। प्लांट बॉडी में भी क्लोरोफिल के बनने में उपयोगी होते हैं। और क्लोरोफिल के क्या-क्या रोल होते हैं आप लोगों को पता है। क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज भी क्लोरोफिल के बायोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होता है। अब मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का भी उपयोग होता है क्लोरोफिल के बायोसिंथेसिस में। हालांकि कम मात्रा में होते हैं इन सब की उपयोग, पर जरूरी है। नेक्स्ट है क्लोरीन। टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। क्लोरीन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान उपयोग होते हैं। दूसरा देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया में जिन न्यूट्रिएंट की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, उसको हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। ये हम लोग किसके अंतर्गत देख रहे हैं? इनऑर्गेनिक पदार्थों के अंतर्गत देख रहे हैं ना। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन-कौन से हैं देखते हैं। नाइट्रोजन, 20 से 25 एमएल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये प्रोटीन में भी पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए में भी पाए जाते हैं। साथ में ये कोएंजाइम के रूप में भी काम करते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया से सप्लाई किए जाते हैं, अमोनिया से लिए जाते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन हमारा एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट हुआ। दूसरा पोटेशियम, 20 से 25 एमएल इसका भी यूज किया जाता है। पोटेशियम प्लांट में ऑस्मोटिक पोटेंशियल को रेगुलेट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को कम ज़्यादा होने नहीं देते, मेंटेन करके रखते हैं और मॉइस्चर बनाए रखते हैं सेल के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पोटेशियम भी। नेक्स्ट है कैल्शियम। ये 1 से 3 एमएल यूज किए जाते हैं। ये सेल वॉल सिंथेसिस एंड सेल सिग्नलिंग में इम्पोर्टेंट होते हैं। जो कैल्शियम होंगे ये सेल वॉल सिंथेसिस मतलब सेल वॉल के बनाने में और सेल सिग्नलिंग में, यानी सेल को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। ये भी 1 से 3 एमएल यूज होते हैं। क्लोरोफिल को बनाने में या प्लांट को हरा बनाए रखने में यूज होते हैं मैग्नीशियम। क्योंकि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल एटम होता है, मेटल एटम, वह होता है मैग्नीशियम। फास्फोरस 1 से 3 एमएल। फास्फोरस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फास्फोरस के बिना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। साथ में अलग-अलग वेरियस इंटरमीडिएट्स बनाने में यूज होता है फास्फोरस। और रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में भी फास्फोरस यूज होता है। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में भी। एटीपी का भी मेन सोर्स तो फास्फोरस ही है ना, उसमें फॉस्फेट ही तो होता है। तो फास्फोरस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर जो होता है एमिनो एसिड एंड मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, इन सब का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सल्फर जो होता है एमिनो एसिड, मेथियोनिन, सिस्टीन, इन सब को बनने में हेल्प करता है, यानी इन सब में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा टाइप का। हम लोगों ने देखा था इनऑर्गेनिक, अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? पहला है इसमें विटामिन। विटामिन प्लांट सेल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जो विटामिन होते हैं ये प्लांट को ग्रोथ करने में और उसके डेवलपमेंट में आवश्यक होते हैं। विटामिन के बिना अच्छे से प्लांट डेवलप और ग्रोथ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए थायमिन, निकोटिनिक एसिड, पैरिडॉक्सिन, इन सबको हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में मिलाते हैं विटामिन सोर्स के रूप में। नेक्स्ट है एमिनो एसिड। इनको नाइट्रोजन सप्लाई के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम में मिलाया जाता है। नाइट्रोजन के सप्लाई के लिए हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में एमिनो एसिड मिला देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन से एमिनो एसिड मिलाते हैं? ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, टायरोसिन, इन सब एमिनो एसिड को हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में मिलाते हैं। नेक्स्ट है अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट। कुछ अलग ऑर्गेनिक सप्लीमेंट जैसे कोकोनट मिल्क, ईस्ट, माल्ट या टोमेटो जूस, इन सब को हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में मिलाते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं ग्रोथ रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। जो प्लांट ग्रो कर रहा है न्यूट्रिएंट मीडियम में, उसके रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बन सोर्स। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट दिए, ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी दिए, अब हम लोगों को इनमें कार्बन सोर्स भी देना होता है। कार्बन की आवश्यकता फोटोसिंथेसिस में होती है। हम न्यूट्रिएंट मीडियम में कार्बन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ऐड करते हैं।
कार्बन की जो आवश्यकता होती है वह फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स का कंपोनेंट भी होता है कार्बन। जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन है, लिपिड में भी कार्बन है, एमिनो एसिड में भी कार्बन है। तो कार्बन एक इम्पॉर्टेंट एटम है जो बायोमोलिक्यूल में होता ही होता है। तो अगर कार्बन ना दिया जाए तो फिर प्लांट कई सारे चीज़ों को नहीं बना सकता, यहाँ तक कि भोजन नहीं बना सकता। तो कार्बन सोर्स भी आवश्यक है। कार्बन सोर्स हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में किस फॉर्म में देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में देते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन-कौन से? सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज और स्टार्च। इन फॉर्म में हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं इन फॉर्म को। नेक्स्ट है ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब हम लोगों को कुछ हार्मोन्स भी डालने होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स के रूप में, जैसे ऑक्जिन। ऑक्जिन जो होता है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, साथ में सेल के इलोंगेशन को, जैसे सेल को लंबा-लंबा इस तरीके से सेल की लंबाई में ग्रोथ करवाता है और कैलस कल्चर में इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल का समूह बनाने में इम्पोर्टेंट होता है। एक सेल हम लोग डाले हैं तो एक सेल से सेल का ग्रुप बन जाता है जल्दी से। किनके थ्रू? ऑक्जिन के थ्रू। तो ऑक्जिन इनमें इम्पोर्टेंट होता है। ऑक्जिन के किन-किन फॉर्म को हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में यूज़ करते हैं? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। इन 2 फॉर्म को मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। दूसरा जो हार्मोन हम लोग यूज़ करते हैं वो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है ये भी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इसका तो मेन काम ही है सेल को डिवाइड करवाना। साथ में सूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है एंड सोमैटिक एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में और आरएनए के सिंथेसिस को भी इंक्रीज करता है। तो साइटोकाइनिन के भी बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली कौन-सा साइटोकाइनिन यूज़ किया जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम में? एग्जांपल के तौर पे 6 बेंजील एमिनोप्यूरिन, इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जिब्रेलिन हार्मोन यूज़ करते हैं, जो प्लांट ग्रोथ को रिड्यूस करता है। प्लांट बहुत जल्दी अगर ग्रोथ कर जा रहा है, तो हम लोग लैबोरेटरी कंडीशन में हम लोगों को एक कंट्रोल मैनर में ग्रोथ चाहिए, तो हम लोग जिब्रेलिन डाल के इसके ग्रोथ को रिड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। कैलस के ग्रोथ को इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है। कैलस के ग्रोथ को इंक्रीज डिक्रीज करेगा, मतलब अगर हम लोगों को कैलस चाहिए, कैलस का ग्रोथ चाहिए जल्दी, तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं एक सर्टेन अमाउंट में एब्सिसिक एसिड को, या ग्रोथ कम कराना है तो भी हम इसको एक निश्चित अमाउंट में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ हार्मोन्स हैं जो यूज होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान न्यूट्रिएंट मीडियम बनाने में। तो ये कुछ कंपोनेंट थे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कार्बन सोर्स और प्लांट हार्मोन, जिनका यूज हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम के कंपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। यहाँ से टॉपिक हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएससी बॉटनी थर्ड सेम का, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन। इनके 2 वीडियो आएंगे। दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही मैं उन वीडियो को अपलोड करूं, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग उस वीडियो को देख सकें। दोनों ही आने वाले क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए यहीं से एंड करते हैं क्लास को। धन्यवाद।